स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम वॉर जोन 2025 में। क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां हैं, तो क्या आने वाला साल इस पूरी दुनिया के लिए एक वॉर जोन होने वाला है? क्या आने वाले साल में क्या ये पूरी दुनिया एक वॉर जोन में तब्दील हो जाएगी? ये बड़ा एक प्रश्न है। साल 2024 के अलविदा होने के साथ ही पूरी दुनिया 2025 को लेकर बेहद उत्सुक है। अब ये धरती 2024 को अलविदा कहते हुए 2025 में प्रवेश करेगी और 2024 में दुनिया ने कई मोर्चों पर तरक्की भी की, लेकिन विश्व के दामन पर युद्ध का दाग इस साल और ज्यादा गहरा हो गया। आज दुनिया के 92 देश छोटे बड़े जंग से प्रभावित हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, चीन, ताइवान, भारत और चीन, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश किसी न किसी युद्ध में उलझे हैं या फिर युद्ध के बीच खड़े हैं। अमेरिका में सत्ता बदलने के साथ ही दुनिया वॉर जोन पर बड़ा प्रभाव पड़ने के आसार भी हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस साल दुनिया में सबसे बड़ी तबाही देखने को मिली है। दुनिया में अब तबाही और त्रासदी, मौत, ये तमाम जो चीजें हैं वो पिछले कुछ समय में 2024 के कुछ महीने में बेहद ज्यादा बढ़ी हैं। अब ऐसे में दुनिया में तबाही, त्रासदी, मौत जैसी तमाम क्रूर घटनाओं पर दुनिया की आगे की तस्वीर कैसी होगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया के वॉर जोन की झलक आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देखिए, युद्ध का साल 2024। 2025 में मिलेगी शांति। तबाही आखिर कब तक? आखिर और कितनी लाशें? साल 2024 से जंग और विनाश, तबाही और हाहाकार की भेंट चढ़ा। दुनिया में आशंकाओं के बादल गर्म होते रहे और बर्बादी की बारिश से मौत का तांडव तेज होता रहा। दो 2024 में दुनिया ने कई मोर्चों पर काफी तरक्की की, जिससे भविष्य में मानवता को काफी फायदा भी होगा। लेकिन विश्व के दामन पर युद्ध का दाग इस साल और ज्यादा गहरा हो गया। दुनिया के 92 देश छोटे बड़े जंग और तनाव से प्रभावित रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में इतने युद्ध कभी नहीं हुए जितने अभी चल रहे हैं। दुनिया में शांति और समृद्धि स्थापित करने का जो प्रण पिछले कुछ सालों में लिया गया, वो टूटता नजर आया है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, चीन, ताइवान, भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश किसी न किसी रूप से युद्ध में उलझे हुए हैं, या फिर युद्ध के बीच खड़े हुए हैं, या फिर युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। रूस यूक्रेन में हाहाकार युद्ध। 20 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 3 साल होने को है। 2024 के अंत में दोनों देशों के बीच जारी जंग कुछ धीमी पड़ती नजर आई है। भारत और चीन जैसे देशों ने शांति के सुझाव भी साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर भी रहे और साथ ही 2024 में प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रूस भी गए, लेकिन बात नहीं बन पाई। व्हाइट हाउस से बाइडेन की विदाई और ट्रंप की वापसी से साल के आखिर तक जंग के मायने कुछ बदल से गए हैं। 20 जनवरी से पहले रूस यूक्रेन दोनों ही कुछ निर्णय करने की जुगत में। हालांकि ट्रंप बाइडेन प्रशासन पर युद्ध भड़काने और हालात को पेचीदा करने का आरोप लगा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में कोरियाई सेना के आने से युद्ध वैश्विक होने का अनुमान। विनाश का गढ़, इजराइल गाजा संघर्ष। इजराइल हमास युद्ध को भी 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। यह युद्ध भी बेहद खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है। इस युद्ध में इजराइल काफी हावी दिखा, तो वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के टॉप लीडर समेत कई बड़े कमांडर्स को मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने 2 बड़े अटैक भी किए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सनसनी फैली, जिसमें पेजर अटैक और रेडियो ब्लास्ट शामिल है। इस युद्ध में अब तक लाखों लोग मारे गए हैं। गाजा पट्टी पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुकी है। इजराइल फिलिस्तीन का भीषण युद्ध। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। हमले के जवाब में 2024 में नेतन्याहू की सेना ने भी गाजा पट्टी पर हवाई और जमीनी हमले तेज किए। हमास ने कई इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया और उनकी हत्या कर दी। कई लोग अभी भी लापता हैं। दोनों देशों के बीच जारी जंग से पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित रहा है।
जंग में ईरान, अमेरिका, चीन और रूस भी पर्दे के पीछे से अहम किरदार निभा रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हूती विद्रोहियों और मिडिल ईस्ट में सीरिया, इराक और ईरान भी इजराइल के खिलाफ है। इजराइल ईरान युद्ध के आसार। मिडिल ईस्ट में लगातार जारी तनाव में इजराइल और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। हिजबुल्लाह पर जारी ताबड़तोड़ हमलों से ईरान को खूब मिर्च लगी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी इजराइल के निशाने पर है। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में फिलहाल आशंका बनी है कि हालात बिगड़ने पर दोनों देश युद्ध की आग में घिस सकते हैं। सीरिया में गृह युद्ध की आग। विद्रोहियों ने 10 दिन के जोरदार हमले में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति को भागकर रूस में शरण लेनी पड़ी और रूस, ईरान और हिजबुल्लाह जैसे असद के पुराने समर्थक उसे विद्रोही हमले के दौरान मदद नहीं मुहैया करा पाए। अब देश पर विद्रोही गुट का कब्जा हो चुका है। गोलीबारी और लूटपाट जारी है। चीन ताइवान में बढ़ता तनाव। चीन ने 2024 में ताइवान के पास बड़े हमले पर नेवी और एयरफोर्स की गतिविधियां बढ़ाई। ये गतिविधि चीन के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट प्रांत महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक चल रही। चीन बीते कुछ समय से लगातार ताइवान पर निशाना साधते हुए हमलावर दिखा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और बलपूर्वक कब्जे की बात कह चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें अमेरिका का कूदना भी साफ है और विश्व युद्ध होना तय माना जा रहा है। युद्ध का नया मोर्चा, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी धधक रही आग ने अब एक विकराल रूप ले लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान ने मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध के काले घने बादल देखे जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर समय रहते युद्ध को रोकने के लिए बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और सीरिया के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। दुनिया में युद्ध किस तबाही को लाएगा, इस आशंका से पूरी दुनिया के माथे पर शिकन। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वैसे में चर्चा करना बेहद ज्यादा लाजमी भी हो जाता है क्योंकि 2024 में ये दुनिया अस्थिर नजर आई है। अगर बात युद्ध की करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश अब हल्के फुल्के या फिर छोटे मोटे युद्ध में कहीं ना कहीं इंडल्ड है। आप कह सकते हैं बात मिडिल ईस्ट की कर लें, चाइना की कर लें। तो इस पर चर्चा करने के लिए फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब आपसे, अब किस तरीके से आप पूरे इस प्रकरण को समझते हैं सर, जिस तरीके से 2024 में और 2025 में एंटर होने से पहले जिस तरीके से इस पूरी दुनिया में हालात बने हुए नजर आए हैं, 2025 किस तरीके से रह सकता है पूरी दुनिया के लिए? नहीं, देखिए जो पिछला साल गुजरा है तो बहुत ही बुरा गुजरा है हाल, जो आपने देखा, अभी अपनी रिपोर्ट भी दिखाई, और कितनी बुरी तरीके से हालात हुए हैं पिछले साल। उससे पहले की मैं कहता हूँ कि 3 साल होने को आ गए आपके रशिया और यूक्रेन वार को, और 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं आज फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई को। बिल्कुल। देखिए आप अभी बता रहे थे, अपनी रिपोर्ट में भी कहा आपने कि चाइना ताइवान है, उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान है, और अभी देखिए कि तख्ता पलट हुआ इन देशों का, जिसमें सीरिया है अभी करंटली, उसके बाद बांग्लादेश देखिए, उसके बाद श्रीलंका और भूटान में भी तख्ता पलट का हुआ मामला। अब आप देखेंगे कि जो दुनिया के अंदर स्थिति है इस समय, तो आप देखिए कि जो सरकारें भी बदली, उनमें देखिए आप यूएस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और मालदीव है, इवन नेपाल की भी सरकार बदली। इससे बड़ा एक परिवर्तन आता है, बहुत बड़े उलटफेर होते हैं। जो सरकारें होती हैं वो उन सरकारों का ये काम है कि अपने डिप्लोमेटिक स्तर पे उनको तय करना, अपने अपने समझौते साइन कराना। अभी कोई जरूरी नहीं है, देखिए कि हमारे अच्छे तो टर्म्स हैं अमेरिका से मान लीजिए, और रशिया से भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारे यहाँ से तालमेल चल रहा था, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे वो आर्मी लेवल पे हो, चाहे किसी भी समझौते को लेके लीजिए, उन समझौते को, लेकिन एक जो आइडियोलॉजी है हेड ऑफ द स्टेट की, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी हैं तो वहां पर भी बाइडेन थे, अब ट्रंप आ गए हैं, तो जो इक्वेशन है हमारे मोदी जी की बनी है G20 से पहले और G20 के बाद, ठीक है, ब्रिक्स में भी उनको पूरा महत्व मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा देश तो सर्वोपरि है इस मामले में, कि वो किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आप देखिए कि पहले ही कहा जाता था कि हम ईस्ट की पॉलिसी देखते हैं, भी कहा जाने लगा वेस्ट की पॉलिसी देखते हैं,
और दुनिया में देश क्या जाने जाते थे, एक अमेरिका, रशिया और चाइना। लेकिन आज हमारे भारत को बहुत बड़ा महत्व है दुनिया में। आप देखेंगे इस बात को कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं बिल्कुल। तो बायलैटरल टॉक्स होती है और जो मजबूती के साथ होती है। जिस तरह G20 में आपने देखा एक कॉरिडोर पूरा फाइनल हो गया और कॉरिडोर पे हस्ताक्षर भी हुए। अब देखिए चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई हो चाहे रशिया की लड़ाई हो, उसमें हमारे मोदी जी का महत्व है। दोनों देशों में जाते हैं, दोनों से बात करते हैं और ये कहा जाता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे तो उससे एक असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं एक छाप तो छोड़ते ही हैं और साथ ही साथ ये निर्देश भी देते हैं और साथ ही साथ ये बात उनकी तरफ से कन्वे भी की जाती। तो चर्चा पर वापस लौटते हैं। फॉरेन एक्सपर्ट निपुण अलम्बियान साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी आप जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है। सर स्वागत है आपका भी जनतंत्र टीवी पर। लेकिन यहां पर सवाल निपुण अलम्बियान साहब आपसे, अभी 2024 का साल अगर बात करें तो एक अस्थिरता के साथ बीता है पूरी दुनिया के लिए। बात अगर मैं एशिया की कर लूं, यूरोप की अगर क्यों ना कर ली जाए, मिडल ईस्ट की बात क्यों ना कर ली जाए, तो पूरी दुनिया के लिए एक अस्थिर साल 2024 रहा क्योंकि युद्ध के इतने फ्रंट खुल गए। इजराइल के साथ ही तीन देश तीन तरह से फ्रंट युद्ध के ओपन होते हुए नजर आए। किस तरीके से आप देखते हैं 2025 में जब अमेरिका में सत्ता का उलटफेर होगा तो उसके बाद लगता है कि एक सबसे बड़ी आस यही है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, या फिर जो हालात हैं पूरी दुनिया में युद्ध को लेकर मैं बात कर रहा हूं और ज्यादा विषम होते नजर आएंगे? देखिए बसंत जी, बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल सा होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कभी भी कुछ भी परिवर्तनशील होता है और इतनी खिचड़ी पकती रहती है देशों में कि उनको अगर आप स्टडी करें, देखें तो बड़ा मुश्किल होता है अंदाजा लगाना कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन कुछ सिद्धांत होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जिनके आधार पर हम एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनती है। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, देखो डोनाल्ड ट्रंप का जो नजरिया है उन लीडर का, तो उनका जो नजरिया है वो इकोनॉमिकल मोर्चे पे काम करने का है, ना कि स्ट्रेटेजिकल या और तरह के इन्वायरमेंट में काम करना। और एक बात कही जाती है कि इकोनॉमी के लिए कभी भी वॉर जो है वो बेटर नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, हम एक दो सेक्टर की बात करें, वेपन इंडस्ट्री वगैरह की बात करें तो वो एक महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन बाकी और एरियाज के लिए हम देखें तो वो बेटर नहीं होता। अब अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी जद्दोजहद है वो ये जद्दोजहद है कि अपने आप को एक हेजेमोनस स्टेटस में बनाए रखना, जो लगातार उसको चीन की ओर से चैलेंज किया जा रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि अमेरिका को नए तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना उलझा जाए और जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट है उनको समाप्त किया जाए। एक थ्योरी कही जाती है, थ्योरी ये कही जाती है कि अगर विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है। अगर आप इफ यू वांट टू डेवलपमेंट तो टेक द गैप विद द डिस्प्यूट्स। तो अगर आप डिस्प्यूट से दूर रहेंगे तभी आप विकास कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की थ्योरी भी यही है कि एक तो वो डिस्प्यूट से ज्यादा दूर रहने का प्रयास करेंगे कि मुझे कितना भी हो, मुझे वॉर से, डिस्प्यूट से, विवादों से दूर रहना है। और दूसरा क्या है कि अगर उनके आप काम करने की शैली जो 2017 से 20 के बीच में रही, उनके काम करने की शैली ये थी कि अगर उनको कहीं बेनिफिट लगता है, लाभ लगता है और सीधे जो है बिल्कुल सीधे किसी भी तरीके से कि उनको फायदा नहीं लगता है तो वो तमाम तरह की चीजों पे प्रतिबंध आदि लगाकर अपना काम चलाने का प्रयास करते हैं। तीसरा मुझे जो लगता है अभी वर्तमान में मुझे लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं यानी कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2025 भारी होने वाला है। क्योंकि मुझे याद है जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी चीजें ऐसी की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए बेटर नहीं थी। जैसे हम बात करें यूनेस्को में अपने आप को बाहर निकाल लेना और भी इस प्रकार कई संस्थाओं के ऊपर एलिगेशन लगाना। और एक मुझे चिंता पूरी दुनिया के लिए ये है कि जिस प्रकार से नॉन स्टेट एक्टर पावर में आ रहे हैं और उनको एक लेजिटिमेसी देने तक का भी काम कुछ देश कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल अब देखने की बात ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरीके से जब सत्ता उनको मिलेगी किस तरीके से हालातों को न्यूट्रलाइज करते हैं। यूके देवनाथ साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रेक तो वॉरजोन 2025 को लेकर चर्चा हम कर रहे थे क्योंकि 2024 में जिस तरीके से पूरी दुनिया नजर आई, अब कहीं ना कहीं हर देश किसी न किसी फ्रंट पर खुद को युद्ध में झोंके हुए, बात मिडिल ईस्ट की करें, यूरोप की करें, एशिया की क्यों ना कर ली जाए। तो लगातार चर्चा हम इस पूरे प्रकरण को लेकर कर रहे थे और अब टीपीएस त्यागी साहब भी हमारे साथ पैनल में शामिल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल हमें पूछना है अभी फिलहाल यूके देवनाथ से, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ चर्चा में लगातार मौजूद है। देवनाथ साहब किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं, जिस तरीके से एक अस्थिरता का दौर पूरी दुनिया ने 2024 में देखा,
2025 में क्या संभावनाएं देखते हैं सर आप? मेरा हमेशा से ये मानना रहा है जी। कि युद्ध जो है सबसे लास्ट स्टेप है। अगर दुनिया में जितनी परेशानियां हैं उनको बातचीत के द्वारा सॉल्व करनी जी। चाहिए, डिप्लोमेसी के द्वारा सॉल्व करना चाहिए, पॉलिटिक्स के द्वारा सॉल्व करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं होता फिर भी युद्ध का विकल्प चुनना नहीं चाहिए। ठीक है। आप भारत की तरफ देख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत ने अपने हजारों साल के इतिहास में गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। हमने कभी भी किसी पे युद्ध थोपा नहीं, किसी से युद्ध नहीं किया, सिर्फ तभी युद्ध किया जब किसी ने हम पर आक्रमण किया है। मैं पिछले 2000 1500 साल की बात कर रहा हूं। तो अगर युद्ध होता है, ये सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है कि उस देश का जो राजा है या आजकल पॉलिटिशियन है और उस देश के जो मंत्री हैं जी। आजकल राजनीतिज्ञ हैं, ये फेल हो गए हैं। अगर देश का राजनीतिज्ञ और पॉलिटिशियन जो भी है वो सही तरीके से काम कर रहा है तो युद्ध की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। और अगर युद्ध किया तो मेरे ख्याल से ये एब्सोल्यूटली दिखाता है कि उस देश का मन और चरित्र बहुत ही छोटा है। मैं भारत का एग्जांपल देता हूं। ठीक है। हजारों साल से जब भी युद्ध की नौबत आई, हमारे राजाओं ने और अभी भी अंग्रेजों के बाद का समय जो है, हमने छोटी छोटी सेक्रीफाइस कर दी है। श्रीलंका ठीक है, युद्ध नहीं किया। बर्मा ठीक है, हमने युद्ध नहीं किया, हमने छोटी छोटी चीज छोड़ दी बर्मा के लिए। ठीक है। अभी देखिए बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हमने छोटी छोटी रियायतें उनको दे दी। कई लोग कहते हैं कि इन पे बम गिरा दो, लेकिन नहीं। हमारा जो देश है बहुत ही परिपक्व देश है। सोचने का नजरिया ऐसा है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी ठीक है दूसरे हमारे भाई हैं, हम किसी को भी छोटा भाई नहीं समझते, बराबर का दर्जा देते हैं, चाहे वो मालदीव्स क्यों ना हो। युद्ध की हमने कभी सोची नहीं है। हाँ, हम फौजी हैं। मैं एयरफोर्स में 34 साल था, फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाया है। हमें बार बार बोला जाता था कि इतनी बड़ी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमने क्यों रखी है? किसी पर हमला करने के लिए नहीं। इतनी बड़ी फौज हमने रखी है, एयरफोर्स रखी है, बड़े बड़े फाइटर विमान, फाइटर पायलट रखे हैं अपने को बचाने के लिए। अगर हमारा प्रतिद्वंदी, अगर हमारा दुश्मन वो हम पर हमला करता है तो ये दिखाता है हमारे देश की मैच्योरिटी। मेरे ख्याल से दुनिया में वह समय आ गया है आधुनिक समय में, अमेरिका हो, नेटो देश हो, रूस हो, चीन हो, यूक्रेन हो, इजराइल हो, सबको यह समझना पड़ेगा कि बातचीत करो। 100 बार बातचीत करोगे तो हल निकलेगा, 100 बार बम गिराओगे तो हल नहीं निकलेगा। हल है इस पूरे गतिरोध का जो इस समय दुनिया में देखने को मिल रहा है। टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। और 2024 एक अस्थायी दौर पूरी दुनिया ने देखा टीपीएस त्यागी साहब, लेकिन अभी फिलहाल 2025 में क्या आप संभावनाओं को देखते हैं कि क्या अब ये जो पूरी गतिविधियां हैं, एक पूरा जो गतिरोध इस समय पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, क्या न्यूट्रलाइज हो पाएगा? आप क्या संभावनाएं देखते हैं सर? देखिए, होना तो वो चाहिए जो अभी अभी यूके देवनाथ जी ने कहा, बिल्कुल वही होना चाहिए। लेकिन जो आसार है वो बिल्कुल उल्टे हैं। 2024 को तो आपने देख लिया कि जो युद्ध शुरू हुए 2024 से पहले वो भी चलते रहे और जो 2024 में शुरू हुए वो भी चल रहे हैं और 2025 में और ज्यादा युद्धों की संभावना है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ऐसा लगने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अगर आ जाऊंगा तो 24 घंटे में यूक्रेन और रशिया का समझौता करा दूंगा। रशिया की तरफ से भी लगने लगा था। रशिया ने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं और जरूर बात करेंगे और इसके ऊपर देखेंगे। यूक्रेन भी इसके लिए तैयार था। लेकिन अब अचानक क्या हो गया कि रशिया के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अब हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ट्रंप की शर्तें हमें स्वीकार नहीं है। यानी रूस और यूक्रेन का युद्ध बजाय खत्म होने के फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसे ही अब आप इजराइल और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उनकी बात लीजिए। जो हुती है वो हुती ये कह रहा है कि हम अमेरिका को, ब्रिटेन को, इजराइल को ध्वस्त कर देंगे और सऊदी अरेबिया को
तो पाषाण युग में पहुंचा देंगे, यानी कि बजाय युद्ध खत्म होने के वो और युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, जिस तरह के तेवर हुती ने दिखाए। अब आप सीरिया को लीजिए, सीरिया में जब तख्ता ठीक है, पलट हुआ बिल्कुल। और जब एसटीएस वहां पे आई, तो जो भी था वो आतंकी ग्रुप था, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा लगा कि शायद वहां पे सरकार बन जाएगी। ठीक। देखिए, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और सीरियन नेशनल आर्मी, ये दोनों हालांकि है तो सीरिया के, लेकिन नाम सीरिया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस सपोर्टेड बाय अमेरिका, सीरियन नेशनल आर्मी सपोर्टेड बाय टर्की, बिल्कुल। दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और बशर अल असद को तख्ता पलट किया। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, वहां लड़ रहे हैं, वहां सिविल वॉर होने की संभावना है। टर्की ने वहां पे अटैक करने प्रारंभ कर दिए हैं, यानी कि ये युद्ध भी खत्म होने की बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। और तो अब तो ये युद्ध आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है, ये कहना है टीपीएस त्यागी साहब का। पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ लगातार चर्चा में शामिल हैं। अमीन साहब, देखिए, यूके देवनाथ जी का कहना है कि बातचीत ही समस्या का हल है, बातचीत के जरिए इन तमाम गतिरोधों पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन टीपीएस त्यागी साहब कह रहे हैं लगातार जो परिस्थितियां अभी फिलहाल बनी हुई हैं, उसे देखकर अगर संभावनाएं 2025 में जताई जाएं तो कहीं ना कहीं जो ये युद्ध का सिलसिला अभी पूरी दुनिया में चल रहा है, ये आने वाले समय में इनहेंस करेगा। तो क्या आपका भी यही मानना है कि ऑल द वर्ल्ड एट द वर्ज ऑफ वॉर इन 2025? देखिए शर्मा, जहां तक सवाल इस बात का है कि अभी त्यागी जी ने क्या कहा, पूर्व डिफेंस के एक्सपर्ट ने क्या कहा, देखिए हमेशा इन लोगों के पास तो अपने औजार चलाने हैं, हथियार चलाने हैं, लेकिन जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो डिप्लोमेसी पे बिलीव करती है, सबसे पहले चर्चा करती है और कोशिश करती है 1-to-1 डायलॉग हो और कोशिश की जाए कि हर मामले को सबसाइड कर दिया जाए। जब नहीं होता है तब ये हमारे बेचारे, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, तब इनका इस्तेमाल होता है। अब देखना ये पड़ेगा कि जो युद्ध चल रहे थे, जिसमें आप देखिए इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध था, इसके अंदर उन्होंने जो अपना स्टैंड अपना रखा है, आज देखिए ना 45,000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए, उनमें 2/3 बच्चे और बूढ़े और औरतें थे, लेडीज। उन्होंने किसी भी नाम्स को नहीं माना, यहाँ तक कि भी डीजी WHO को भी बच गए, नहीं तो वो भी मारे जाते हैं। इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से लोगों ने एक अंधाधुंध मचा रखा है। इस बात से त्यागी जी एग्री करे या ना करे, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये अनह्यूमन है भाई। लड़ाई कब तक होगी? दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। आज इजराइल के अंदर नेतन्याहू का भी विरोध शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है, और जो हालात हैं बहुत बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि ईरान की जहां तक सवाल है, ईरान से भी वो लड़ना चाहते हैं, उधर लेबनान से मुंह की खाकर वापस गए और उनको छोड़ नहीं रहा है। जहां तक सवाल है लेबनीज, और वहां पे आप देखिए कि हिजबुल्लाह ने भी, हुती ने, यमन, उसने भी इन से हमला किया है। ऐसा नहीं इनको प्रेशर में लिया हुआ है, वो उनके मीडिया वाले न बताएं या न बताएं, लेकिन हुतियों ने भी वहां पे रेड सी के ऊपर पूरा कब्जा किया हुआ है, पूरे कॉरिडोर पे कब्जा किया हुआ है, और वो पूरा गाजा पे भी स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि इन सब बातों पे, इधर आप देखिए तो या यूक्रेन वाला मामला है, यूक्रेन के ऊपर अगर हमारा यूएस, यूके और नाटो देशों की बात करें तो इन लोगों ने उनको बढ़त दी हुई है। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि वेस्टर्न जो अलायंस है उसमें ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड भी आ जाता है उनके हाथ में। तो जहां तक सवाल है रशिया का, तो रशिया ने भी, ऐसा नहीं है, ईरान हो, रशिया हो, इन दोनों ने नॉर्थ कोरिया से भी फौजें मंगानी शुरू कर दी। आपने सुना होगा, देखा होगा। लेकिन अमीन साहब, पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने बताया कि जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका काम सबसे पहले ये होता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायलॉग के जरिए चीजों का हल हो, उसके बाद जो है ये चीजें सामने आती हैं, जैसे एयरफोर्स और मिलिट्री वगैरह, जैसा कि एग्जांपल आपने दिया, बिल्कुल सटीक है। अब ऐसे में लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जो अपने अपने लीडर्स हैं, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर ली जाए, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, रशिया के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। अब ऐसे में क्या इन राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं इस समय परिस्थितियों पर भारी पड़ रही है क्या? मुझे लगता है कि आने वाला जो 20 जनवरी के बाद ट्रंप की सरकार होगी, ये बाइडेन सरकार की ढील थी, जिसकी वजह से ये आगे फोर्सेस चलती रही और लड़ती रही। जब उनका जो फ्यूल खत्म हो जाएगा, जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उनके एयरक्राफ्ट खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं आप कहता हूँ फ्यूल के तौर पे कि उनकी जो डिफेंस की सप्लाई है वो कट हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहता अमेरिका कि अपने जो सोर्सेज हैं उनको वीक किया जाए। हो गया, टेस्टिंग हो गई जो होनी थी। अब सवाल वो चाहेंगे ट्रम्प साहब की हम अपने देश को मजबूत करें, जिसके लिए वो आए हैं।
और ट्रम्प साहब की ठीक जो है। ढीली ढाली नीति थी वो फेल हो चुकी है। अब ये ट्रम्प साहब लेकिन ने यहां आने पर से नजर पहले आता है हिंट क्या दे दिया जो था बाइडेन कि इजराइल की ट्रंप बात के रुको आने वाले और यूक्रेन कार्यकाल की को लेकर परिस्थितियों को विषम कर रहे हैं, परिस्थितियों को ज्यादा चैलेंजिंग बना रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से हालांकि यूक्रेन को अभी कुछ ही समय पहले कहा गया था कि ज्यादा दूर तक मार आप कर सकते हैं रशिया में, जिसके बाद रशिया ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। जी देखिए ना, वो रशिया कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, ठीक है। उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह ईरान की बात है, ईरान को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएंगे। इसलिए यूएस ने पहले ही मना किया था कि ईरान के ऊपर उनके न्यूक्लियर उस पर नहीं हमला करना है, उनके फ्यूल पे जहां से वो निकालते हैं पेट्रोल उन जगहों पे नहीं करना है। इसी तरीके से आप देखिए ना, रशिया का भी, रशिया ने भी अभी शुरू किया था एक हल्का सा, सुनने में आया था कि वो शायद उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन की बात शुरू की है, लेकिन ये चीज बर्बादी की तरफ ले जाएगी। नागासाकी और हिरोशिमा पहला, आज भी लोग वहां पे लूले लगड़े पैदा हो रहे हैं, आज पूरी तबाह हो गया वो एरिया। तो चलिए इसलिए कम से कम चीजों का बहुत बैड इफेक्ट होता है और इनके पास वेपन है, दो राय नहीं है, इसलिए इनको तो कमजोर नहीं समझना संभावनाएं है। लगातार हम बनी कोशिश हुई करेंगे हैं। ऊपर अब वाले ऐसे से में देखने की आने बात वाला यह है कि किस तरीके से आने वाले समय में अब चर्चा का दौर किस तरीके से शुरू होगा, ये समझेंगे इस पूर्ण अलम्बियान साहब। जिस तरीके से 2024 में परिस्थितियां रही, 2025 में क्या यहां पर संभावना है कि इस गतिरोध को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात कही जाती है कि हमारे थिंकर हुए हैं मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ कहना ये था कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, इसका जो चेहरा होता है बड़ा क्रूर होता है, ठीक है। और ये जो क्रूर चेहरा होता है शक्ति के ऊपर चलता है, शक्ति की राजनीति होती है। शक्ति संपन्न जो देश होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चाहे उलटफेर करते हैं। और रही बात है कि शांति की अपील करना, कोई भी वॉर हो, कितने बड़े युद्ध हो, आखिरकार वार्ता के लिए टेबल पर आने पड़ा है, बातचीत होती है, युद्ध विराम होते हैं। लेकिन बात क्या होता है कि युद्ध विराम के लिए दोनों स्टेक होल्डर्स जो मेन प्लेयर होते हैं वो उलझे हुए होते हैं, या उनके अलावा जो उसमें अपने इंटरेस्ट को साधने वाले लोग होते हैं वो कब तैयार होते हैं। अभी अगर हम इजराइल और गाजा के वॉर की बात करें, आज इजराइल में गाजा में हम देखें हमास लगभग क्या आपका खत्म है। मीडिया क्या बताए क्या ना बताए, लेकिन ये तो बात है कि मीडिया, आप एक देश का मीडिया रोक सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को तो नहीं आप रोक सकते। जिस प्रकार से बढ़त आज इजराइल जिस प्रकार से सीरिया में अपनी बढ़त बढ़ाया है और सीरिया में गोलन हाइट को क्लोज करके वहां पे $11 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट करने की बात उसने बफर जोन में की है, वहां पे अपने नागरिकों को बसाने की बात की है, वहां पर भी एक नियंत्रण है। तो हम देखें कि इजराइल ने एक अपर हैंड लिया है, सीरिया में तख्ता पलट कराया, गाजा में कंट्रोल किया। और रही बात देखिए हुतीस की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हमास की बात करें, या आपका अभी जैसे सीरिया के अंदर आपका एसटीएस जो आया है, मुझे चिंता इस बात की हमेशा होती है कि जब इस प्रकार के नॉन स्टेट एक्टर, या फिर आपके बांग्लादेश में जिस प्रकार से कट्टरपंथियों की सरकार आई है, तो ये मुझे चिंता का विषय इसलिए डालती है क्योंकि स्टेट एक्टर अगर रोल से हटते हैं और नॉन स्टेट एक्टर इस प्रकार की जो कट्टरपंथी ताकत या नॉन स्टेट एक्टर कोई भी पावर में आते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो वर्ल्ड की है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है और वर्ल्ड को मैनेज करना एक क्योस की स्थिति उत्पन्न होती है। तो होता यह है कि अगर हम बात करें कि पीस होगा नहीं होगा, शांति होगी नहीं होगी, मैं देखिए बहुत आश्वासित हूँ, बहुत सकारात्मकता के साथ में हूँ। कोई भी वॉर है, मुझे लगता है रशिया यूक्रेन का वॉर अब समाप्ति की ओर है। रही बात देखिए क्या है, बिल्कुल संभावनाएं तो है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो आने वाले समय में समाप्त हो सकता है, क्योंकि समय की कमी है। सर माफी चाहूंगा, एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं यूके देवनाथ साहब से, उसके बाद टीपीएस त्यागी साहब, और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करेंगे। अभी फिलहाल यूके देवनाथ साहब किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में, क्या वॉर फ्रंट ओपन हो सकते हैं, नए वॉर फ्रंट ओपन होंगे, या फिर ट्रंप के कंधों पर एक जिम्मेदारी होगी शांति स्थापना की, जिसका दावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले किया था? आने वाले समय में युद्ध वही चालू होंगे जहां पर अमेरिका। ठीक है यूके देवनाथ साहब, आपके ऑडियो को सही कराते हैं। फिलहाल आपका ऑडियो जो ठीक से मिल नहीं पा रहा है, इसे सही कराता हूं। टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टीपीएस त्यागी साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी ट्रंप साहब के कंधों पर कि जो वादा उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले किया था कि युद्ध को समाप्त करेंगे। पहले तो अमेरिका की डीप स्टेट युद्धों को खत्म नहीं होने देती, और अगर कोई युद्ध तक वीटो पावर खत्म नहीं होगी। ठीक, दरअसल में हिंदुस्तान की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए
ठीक है टीपीएस त्यागी साहब, आपके पास आ रहा हूं मैं। डॉक्टर अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमीन साहब, 2025 में क्या वॉर फ्रंट और ज्यादा खुल सकते हैं या फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायलॉग ही लास्ट उम्मीद? देखिए, ऊपर वाले से यही हम दुआ मना रहे हैं कि जो ट्रम्प साहब ने कहा है वो माना जाए, और ट्रम्प साहब ने जो कहा है वो ऊपर वाला उनकी बात सुन ले। और मैं समझता हूँ कि वो सुलझे हुए आदमी है, पिछली बार वो एक टर्म पूरा कर चुके हैं और उन्होंने दुनिया के हालात देखे बैठ के, एज ए बिग कंट्री के नाते, बिग ब्रदर के नाते चाहेंगे तो ये वार रुक जाएगी, चाहे वो रशिया से बात करें, चाहे यूक्रेन से करें, उधर से भी करेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाला साल कोई खराब होगा, अच्छा ही होगा, और ये कामना करता हूँ इसके साथ में कि ऊपर वाला सबको दिमाग और बुद्धि दे। चलिए, ठीक है, बुद्धि दे के तहत ये सब ठीक है। लड़ाई यूके देवनाथ साहब, टीपीएस त्यागी साहब, टेक्निकल खामी के चलते लास्ट कमेंट आपसे लेना था, लेकिन सर फिलहाल समय की बहुत कमी, आप दोनों से माफी चाहूंगा। लेकिन फिलहाल अभी पूरी दुनिया एक तरीके से कहा जाए कि अस्थिरता के दौर से क्या 2025 में स्थिरता की ओर बढ़ रही, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल आप हुए, जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया। लेकिन यह प्रश्न यही है कि 2025 में क्या दुनिया में एक जो गतिरोध चल रहा है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात कर लें अब, या फिर मिडिल ईस्ट की बात कर लें, या फिर हमारा एशिया ही क्यों ना हो, क्या आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं, जो एक वॉर जैसी कंडीशन है, क्या वो न्यूट्रलाइज होगी या नहीं, यह भविष्य गर्म है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।